बीबीसी दुनिया में आज देखिए, पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट पर क्यों उखड़े ट्रंप। We hear it was obliteration. It was a virtual obliteration. अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की लीक हुई रिपोर्ट में दावा, अमेरिका के हमलों में भी तबाह नहीं हुआ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फेक न्यूज। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे इजराइल से सीज फायर के दूसरे दिन ईरान में कैसे हैं हालात, दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही कार्यक्रम में आज अमेरिका और यूरोपीय देशों के मिलिट्री अलायंस नेटो सम्मेलन में जुटे सदस्य देशों के नेता। ट्रंप सब पर बना रहे हैं डिफेंस बजट बढ़ाने का प्रेशर। जानेंगे क्या है वजह। और ले चलेंगे आपको लंदन की सबसे पुरानी देसी फूड स्ट्रीट, जहां क्यों भारत, पाकिस्तान और बंगाल का खाना है मशहूर, ये जानेंगे। इसराइल और ईरान के बीच हुआ सीज फायर अब तक तो बरकरार है। दोनों ही देश मान रहे हैं कि उन्हें जीत हासिल हुई है और उन्होंने अपने मकसद को हासिल कर लिया है। लेकिन जो हमला अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना साध कर किया, उससे उसके परमाणु कार्यक्रम को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। और ये पता चला है अमेरिकी इंटेलिजेंस के शुरुआती आकलन से। उसके मुताबिक अमेरिका के हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीने ही पीछे हुआ है, यानी अभी उसे जितना नुकसान हुआ है उससे वो चंद महीनों में उबर भी सकता है। ये अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का आकलन है, जो पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की अपनी एजेंसी है। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस रिपोर्ट से खफा हैं और उनका कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गई है। अगर आप उस जमीन को ऊपर से देखें तो पता चलेगा कि वहां तबाही मची है। जमीन के नीचे चारों ओर आग थी, लेकिन आप ऊपर पहले और बाद की तस्वीर देखेंगे तो पेड़ों समेत सब कुछ जलकर काला हुआ दिखेगा। मेरा मानना है कि उन्हें कुछ भी निकालने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमने तुरंत कदम उठाया था। अगर 2 हफ्तों का वक्त लगा होता तो शायद ऐसा कर लेते, लेकिन ऐसे मटेरियल को हटाना बहुत मुश्किल होता है। उसे हटाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है। इस बीच ईरान की संसद ने फैसला किया है कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर नजर रखने वाली यूएन की एजेंसी IAEA से सहयोग नहीं करेगा। अगर इस फैसले पर मुहर लगती है तो IAEA ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का दौरा नहीं कर पाएगी। इस बीच देश में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता लीज डुसेट ईरान में है। उन्हें इस शर्त पर ईरान आने की इजाज़त दी गई है कि उनकी कोई रिपोर्ट बीबीसी की पर्शियन सर्विस इस्तेमाल नहीं करेगी। ईरान ने अपने यहाँ काम करने वाले सारे इंटरनेशनल मीडिया पर यही नियम कानून बनाया हुआ है। सीज फायर का दूसरा दिन है और शुरू में कुछ झटकों के बाद ये बरकरार दिख रहा है। तेहरान खुद को संभालने में जुटा है। सड़कों पे ट्रैफिक दिख रहा है, लेकिन बहुत से लोग इस्राएली हमले शुरू होने के बाद भाग गए थे। मगर 50% कैफ़े, दुकानें और सरकारी दफ्तर अभी भी बंद हैं। लोग वीकेंड का इंतज़ार कर रहे हैं, जो यहाँ कल से शुरू होगा। वो देखेंगे कि शांति बनी रहेगी या नहीं। कुछ अच्छे संकेत हैं। इंटरनेट बहाल हो रहा है और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी दिख रही हैं। कुछ ईरानी अपनी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध। आने वाले दिनों में ये चर्चाएं तेज़ होंगी, खुले में भी, चोरी छिपे भी। लेकिन बाहर क्या होगा उसकी भी अहमियत है, खासकर अमेरिका में। ट्रंप क्या करेंगे, इस इलाके में और आसपास क्या होगा। ईरानी सीज फायर से राहत में तो हैं, लेकिन कई पूछ रहे हैं कि ये कब तक टिकेगा। और मिडिल ईस्ट में संघर्ष का एक मोर्चा तो शांत होता दिख रहा है, मगर 1.5 साल से गजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग जारी है। अब तक हमास के क़ैद से कई इजरायली बंधकों की वापसी नहीं हो पाई है। वहीं इजरायली सेना की कार्रवाई में आम फ़लस्तीनियों की मौत का सिलसिला भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी ने कहा है कि गजा में जिस तरह से खाना बांटा जा रहा है वो एक तरह का डेथ ट्रैप यानी मौत का शिकंजा है। यूएन की एजेंसियों ने अमेरिका और इसराइल की निंदा की है। दरअसल मई महीने के आखिर में यूएन की एजेंसी की जगह एक प्राइवेट एजेंसी GHF। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।